तलाश करोगे तो मिल ही जाएगा, पर मेरी तरह तुमको और कौन चाहेगा। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। और बशीर बद्र के जाने के बाद शायरी का मौसम, मुशायरों का मौसम, गजलों का मौसम और यादों का मौसम सच में बहुत सताएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। उर्दू शायरी की दुनिया से एक ऐसी आवाज खामोश हो गई जिसने मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों और जिंदगी को अल्फाज दिए। 91 साल की उम्र में मशहूर शायर बशीर बद्र ने भोपाल में अंतिम सांसें ली। वे लंबे समय से डिमेंशिया की बीमारी से जूझ रहे थे। यादाश्त इतनी कमजोर हो चुकी थी कि कई लोगों को पहचानना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन जब कभी मुशायरों की बात होती तो उनकी जुबान पर बस एक ही शब्द आता था, इरशाद, इरशाद। खामोश हुई शायरी की आवाज, यादों में जिंदा रहेंगे बशीर बद्र। इरशाद, इरशाद और आखिरी सफर। दर्द को गजल बनाने वाला शायर, अल्फाजों का वो बादशाह। 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जन्मे बशीर बद्र ने उर्दू शायरी को नई पहचान दी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, फिर गजल और शेरों की दुनिया में ऐसा नाम बनाया कि उनकी पंक्तियां लोगों की डायरी, चिट्ठियों और आज के दौर में सोशल मीडिया स्टेटस तक पहुंच गई। बशीर बद्र सिर्फ शायर नहीं थे, वह एहसासों की आवाज थी। उनकी शायरी में दर्द भी था, उम्मीद भी और मोहब्बत की ऐसी सादगी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। उनका मशहूर शेर, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आज फिर लोगों की आंखें नम कर रहा है। सन 1987 की मेरठ दंगों में उनका घर और कई लिखी हुई रचनाएं जल गई थी, लेकिन उनके अल्फाजों में कभी नफरत नहीं आई। उन्होंने जिंदगी के हर दर्द को शायरी में ढाला और यही वजह रही कि वो मुशायरों की सबसे बड़ी आवाज बन गए। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, लेकिन असली सम्मान उन्हें लोगों के दिलों में मिला। उनकी गजलें आज भी नई पीढ़ी की जुबान पर हैं और शायद आने वाले कई दौर तक रहेंगी। बशीर बद्र अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके अल्फाज, उनकी गजलें और उनकी आवाज उर्दू अदब की दुनिया में हमेशा जिंदा रहेंगी। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो ये सफर रहा था एक ऐसे शायर का जिसने लोगों को जीना सिखाया, जिसने लोगों को मोहब्बत की परिभाषा समझाई, जिसने समझाया कि आखिर जीवन को जीते कैसे हैं, अपने शब्दों के माध्यम से, अपने गजलों के माध्यम से और अपने शायरी के माध्यम से। आज इनको याद करते हुए, इस बड़े शायर को याद करते हुए, बशीर बद्र जिनका नाम हुआ, उनको याद करते हुए तमाम शायर, तमाम बड़े जो हैं गजलकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे चर्चा करेंगे, इनके सफर को समझेंगे और इनका सानिध्य इनको कैसे मिला, इनके छत्र छाया में इन लोगों ने कैसे काम किया, कैसे मुशायरों को एक अलग अंजाम तक पहुंचाया बशीर बद्र साहब ने। इन तमाम सवालों के जवाब इनसे लेंगे और इनका इफेक्ट कितना रहा इनके जीवन में, तमाम बातों पर आज चर्चा होगी विस्तार से। हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय करा दे रहा हूं। अंजुम बारा बखवी जी शायर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक मिजाज बद्र शायर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजर भोपाली जी हैं, शायर हैं, बड़े शायर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मेहताब आलम जी भी बड़े शायर हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। 4 ये बड़े मेहमान हैं जो इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर विंडोज में दिख रहे हैं। इनसे आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मंजर भोपाली जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। आज उर्दू अदब का एक चमकता हुआ सितारा हमसे बिछड़ गया है। शब्दों की नरमी, एहसास की तहजीब और मोहब्बत की खुशबू को अपनी गजलों में समेटने वाले महान शायर बशीर बद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने लिखा था कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और आज यही शेर पूरे मुल्क की आंखों को नम कर रहा है। मंजर जी। देखिए, डॉक्टर बशीर बद्र साहब, यकीनन उनका शेर था कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। शायद वो उन्होंने ये शेर भोपाल के लिए कहा था। उनकी ज़िंदगी की शाम भोपाल की गली में ही हुई और अंतिम संस्कार भी यहीं हुआ।
भोपाल में यूँ तो बहुत बड़े बड़े और अजीम शोरा आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी तशरीफ़ लाते रहे, मगर सबसे बड़ा शायर मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद और अंतिम शायर बशीर बद्र थे, जिन्होंने गज़ल को एक नया आहंग दिया, नई दिशाएं दी और अपनी गज़ल के हवाले से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करी। आपका आज का शीर्षक है कि तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। यकीनन ये सिर्फ सताएगा नहीं बल्कि रुलाएगा भी। जब जब बशीर बद्र साहब की याद आएगी हमें हमारी आंखें नम हो जाएंगी। शायद हमारे पास हमारी ज़िंदगी में अब दोबारा इस लेवल का, इस मेयार का शायर हमें मैसर नहीं आए। मेरा भी एक शेर है जो मैंने इन्हीं की ज़िंदगी के कल ही कहा है कि गज़ल उदास शहर तमन्ना उदास है, गज़लें उदास शहर तमन्ना उदास है, तुम क्या गए कि सारा ज़माना उदास है। पूरी दुनिया से, पूरे हिंदुस्तान से तो आ ही रहे हैं लोगों के खतूत और फ़ोन और सारी चीज़ें आ रही हैं, लोग लिख रहे हैं व्हाट्सएप पे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और सब इस शायर पे हमें अंदाज़ा लगता है कि कितना मकबूल, कितना महबूब था ये आदमी जिसे हमने आज खो दिया। हमारी बदकिस्मती है कि बशीर बद्र साहब को हमने अपने सामने ही रुखसत किया, और हमारी खुशकिस्मती है कि बशीर बद्र हमारे शहर से ताल्लुक़ रखते थे और यहाँ आने के बाद उन्होंने और अपनी शायरी को संवारा और बहुत दूर तक इस शायरी को लेके गए। नए अंदाज के शेर कहे, नए लफ्ज़ों के साथ शेर कहे, गज़ल में खूबसूरत लफ्ज़ों का इजाफ़ा किया और ख़ूबसूरत शेर कहा जो आने वाली पीढ़ी को एक विरासत के तौर पर वो अपना अदब, अपनी शायरी और अपनी किताबें छोड़ के गए। डॉक्टर मेहताब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आज भोपाल के साथ साथ पूरे मुल्क की फिजाओं में खामोशी है। मुशायरों की महफिलें जैसे अपने सबसे प्यारे आवाज़ को तलाश रही हों, लेकिन कहते हैं ना कि शायर कभी मरते नहीं है, वे अपने अल्फाज में जिंदा रहते हैं और बशीर बद्र साहब तो हर मोहब्बत करने वाले दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। लेकिन आज उर्दू अदब का एक चमकता हुआ सितारा हमसे बिछड़ गया है, क्या कुछ कहेंगे मेहताब साहब? देखिए, मैं सिर्फ उर्दू साहित्य की बात नहीं करूँगा, मैं हिंदुस्तानी अदब की बात करूँगा। हिंदी और उर्दू दोनों की साझी विरासत डॉक्टर बशीर बद्र साहब थे, और जो आपका शीर्षक है उसी पे मैं बात करूं तो उनका एक शेर है कि 7 संदूकों में भर के दफन कर दो नफ़रतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। तो मोहब्बत की ज़रूरत, मोहब्बत का पैगाम डॉक्टर बशीर बद्र की शायरी है, और शायरी उन्होंने जो कुछ भी लिखा। अब देखिए कि एक शख्स, मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ों को जो है यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि मैंने बहुत सारे अखबारों में देखा और चैनलों में देखा कि गलत बात की जा रही है कि अयोध्या में पैदा हुए डॉक्टर बशीर बद्र साहब की पैदाइश, क्योंकि मेरा उनका ताल्लुक यह है कि दोनों की शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हुई है। तो डॉक्टर बशीर बद्र की पैदाइश अयोध्या में नहीं बल्कि कानपुर में हुई है 15 फरवरी 1935। हाँ, उनके पूर्वजों का वतन जो है, जो इस वक्त अयोध्या है, वहाँ पर जो है एक गांव है बुकिया, वहाँ पर हुई थी। वहाँ से निकलने के बाद अलग अलग शहरों में गया और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है तीसरी जमात तक की, वो उन्होंने कानपुर में की। उसके बाद तीसरी से लेकर हाई स्कूल तक जो है उन्होंने इस्लामिया कॉलेज इटावा से शिक्षा हासिल की और वहाँ पर भी वो टॉपर उसमें रहे। यहाँ पर मैं, क्योंकि अलीगढ़ की जब बात हो रही है, और मैंने अब तक ऐसा कोई साहित्यकार नहीं देखा है कि जब वो किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जाए तो उससे पहले उसकी गज़लें या उसकी रचना पाठ्यक्रम का हिस्सा हो। डॉक्टर बशीर बद्र वो महान कवि थे कि जब अलीगढ़ विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए गए तो जदीद गज़ल जो उसका सिलेबस था वहाँ पर डॉक्टर बशीर बद्र की गज़लें शामिल थीं, और उन्होंने MA प्रीवियस में टॉप किया और उसमें उनको सर विलियम उनको अवार्ड में मिला। और फिर जब उन्होंने MA फाइनल में टॉपर से टॉपर रहे तो राधा कृष्णन ने उनको प्राइज़ दिया गया। तो इस तरह से जहाँ पर भी उन्होंने कदम रखा, जिस मैदान में भी कदम रखा, अपनी जहानत से, अपनी मोहब्बत से और अपने कलम की जादू से बताया कि फ़न को कैसे बुलंदी पर पहुंचाया जाता है। और इसीलिए उनका वो शेर है कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ को चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। बिल्कुल।
सही बात कही आपने। डॉक्टर साहब आपका रुख कर रहा हूँ, अंजुम, डॉक्टर अंजुम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है। डॉक्टर साहब आप किस तरह से देख रहे हैं जो बात अभी डॉक्टर मेहताब साहब कह रहे थे, वाकई इसमें हकीकत है और इस पे यही वजह मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वजह रही कि जिसके बदौलत जिसके दम पर बशीर बद्र साहब एक बड़ी इमारत खड़ी करके गए और एक बड़ी विरासत छोड़ के गए। कुछ शायर होते हैं, मुझे लगता है जितने भी शायर आज इस पैनल में जुड़े हुए हैं इस बात से ताल्लुक रखेंगे कि कुछ शायर होते हैं जो मंचों से पढ़े जाते हैं, मुशायरों में पढ़े जाते हैं, कुछ शायर होते हैं जो किताबों में सिमट कर रख जाते हैं, लेकिन बशीर बद्र साहब वो नाम जो मंचों पर रहे, जो किताबों में रहे, जिस तरह से डॉक्टर मेहताब आलम साहब जिक्र कर रहे हैं। तो अंजुम साहब ऐसे शायरों को और बशीर बद्र को अगर खासकर से अगर याद कर रहे हो आप, तो किस तरह से याद कर रहे हो? कोई शेर हो उनके लिए, आपका शेर हो या बशीर बद्र साहब का कोई शेर हो आज इस मौके पर? पहली बात तो मैं आपको एक बात बताना ये चाहता हूँ कि ये 2-3 जुमले मैं बोलने जा रहा हूँ, ये डॉक्टर बशीर बद्र साहब के ही हैं कि एक नस्ल मुशायरे में पैदा होती है, मुशायरे में ख़त्म हो जाती है। एक नस्ल रसायल में, रिसालों में, लिटरेरी मैगजीन में पैदा होती है और उसी में मर जाती है। मगर बशीर बद्र जैसे कम लोग होते हैं तो दोनों जगहों पर, दोनों स्थानों पर उसी तरह सुने और पढ़े जाते हैं जो सबको नसीब नहीं होता है। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। क्या बात। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। बस गई है मेरे एहसास में कुछ ऐसी महक, कोई खुशबू मैं लगाऊं तेरी खुशबू आए। ये बशीर बद्र है। उनके एक एक लफ्ज़ से अगर उनकी इत्तिबा में, उनकी नकल में कोई आदमी उस तरह का शेर कहता है तो दूर से पहचान लिया जाता है कि ये बशीर बद्र का लहजा है, ये बशीर बद्र का स्टाइल है। कोई भी लफ्ज़ ऐसा कोई इस्तेमाल करता है तो अगर वो बशीर बद्र साहब का नहीं है। एक वाक़या भी आपको मैं शेयर करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक गवर्नर थे माननीय सूरजभान जी, और उन्होंने माइक से एक शेर पढ़ा कि डॉक्टर बशीर बद्र ने कहा है। ये कह के उन्होंने एक शेर पढ़ा कि वो तो बता रहा था कई रोज़ का सफ़र, जंजीर खींचकर जो मुसाफिर उतर गया, तो पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई कि ये शेर बशीर बद्र का नहीं है। तो वो मुड़े और उन्होंने कहा अगर उनका नहीं भी है तो उनका है, इसलिए कि ये स्टाइल बशीर बद्र का है। स्टाइल बशीर बद्र का है। तो हालांकि वो शेर होश नोमानी रामपुरी का था, मगर तरीका, स्टाइल, पैटर्न जो था वो पैटर्न बशीर बद्र का था। तो ये कम होता है कि कोई आदमी अपनी गज़ल का खुद शिल्पकार हो, खुद साहिब असलूब हो, जिसकी नकल दुनिया बना रही हो। तो बशीर बद्र साहब ने बहुत सारे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए, ऐसे ऐसे मानक बनाए उन्होंने जो दुनिया में मिसाल है। जैसे अभी डॉक्टर मेहताब आलम साहब ने अलीगढ़ के हवाले से बात की, जब हाई स्कूल उन्होंने पास किया तो वो अपने ज़िले में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले विद्यार्थियों में थे, स्टूडेंट्स में थे। उसी साल 49 में हिंदी एक तरह से कंपलसरी हुई थी, तो एलिमेंट्री हिंदी पढ़ने वाले उसमें नंबर उनके कम थे। बाकी जो सब्जेक्ट उनके पास थे, पॉलिटिकल साइंस पहले इंटरमीडिएट तक सिविक्स कहलाता है, तो उसमें तक में उनके नंबर पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा हैं। तो जहाँ रहे वो वहाँ अपने तमकनस से, अपने तमतराज से रहे और सबसे आगे रहे। ये उनकी खुसूसियत है। चमकती है कहीं सदियों में आंसुओं से ज़मीं, गज़ल के शेर कहाँ रोज़ रोज़ होते हैं। ये उनका तमतराज था जो कम लोगों को नसीब होता है। इसीलिए उनकी छवि आइकनिक थी। जिस तरह से आपने पैटर्न की बात कही, ब्रांड की बात कही, लोग दूर से सुनते हैं उस तरह की गज़ल, उस तरह की शायरी, तो कहते हैं कि ये बशीर बद्र के ही हैं या बशीर बद्र का पैटर्न है। ये तमाम बड़ी बातें रही उनके जीवन को लेकर। लेकिन हमारे साथ अशोक मिजाज बद्र साहब जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेता हूँ। अशोक जी, बशीर बद्र साहब ने दर्द को भी बड़ी नफासत से लिखा, क्या यही उनकी शायरी को हमेशा जिंदा रखेगा? क्योंकि दर्द को जो बयां करते हैं लोग, उनको महसूस किया जाता है, उनको सुना जाता है, उनको समझा जाता है, और ये काम मुझे लगता है कि जितनी आसानी से बशीर बद्र साहब करते थे, वो वैसा करने वाला शायद अब दूसरा कोई इस मुशायरी की दुनिया में, गजलों की दुनिया में नहीं होगा। वाकई आपने दुरुस्त फरमाया। और एक दर्द पर मुझे शेर याद आया आपने जो जिक्र किया बशीर बद्र साहब का, बारिश बारिश
कच्ची कब्र का घुलना है। बारिश बारिश कच्ची कब्र का घुलना है, जानलेवा अकेले रहने का। तो यूं तो दर्द सभी शायर बयान करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने किया वो दर्द को पिक्चराइज कर देते थे। इमेजरी उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो जो भी कहते थे उसको पिक्चराइज कर देते थे शब्दों में। वो इमेजरी के शायर थे, कोई शक नहीं। इसलिए उनकी शायरी दिलों पर असर करती थी, दिमाग पर भी असर करती थी और आंखों के पर्दों पर फिल्म की तरह चलती थी। इमोशंस को, यूं तो हर शायर इमोशंस को ढालता है अपने लफ्जों में, लेकिन बशीर बद्र साहब का जो अंदाज मैंने देखा वो सबसे उसमें खास बात यही थी कि वो पिक्चराइज कर देते थे उस भावना को, इस कदर पिरोते थे लफ्जों में कि वो ज्यों की त्यों, यानी संप्रेषण जिसको कहते हैं अपन, वो सीधा सीधा दिल पर जाकर के उतर जाता था। यानी जो वो कहना चाहते थे वो प्लस उसके इर्द गिर्द और बहुत सारा लेकर के सामने वाले तक पहुंच जाता था अपने आप। ये ऐसी शायरी की संप्रेषण मैंने और कहीं इतना स्ट्रांग नहीं देखा कि हर जगह हर शेर में ये बात उनकी थी। तो दर्द को जिस तरह उन्होंने बयां किया वो लाजवाब। मंजर भोपाली जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, उनकी गजलों में शहर, रिश्ते और तन्हाई बार बार दिखाई देते हैं। क्या वो अपने दौर के किसी बेचैनी को लिख रहे थे? आपका अनुभव क्या है इसको लेकर? देखिए, मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद जिस तरह से तमाम शायर, चाहे वो बशीर बद्र साहब हों या उनके अहद के दूसरे शायर हों या आज के अहद के शायर हों, हमेशा बेचैनी रहते हैं। शायर कभी सोता नहीं है, शायर सिर्फ जागता ही रहता है, उसका दिमाग हमेशा जागता रहता है, नींद में भी जागता रहता है। तो शायर की जिम्मेदारी होती है कि जो देखे वो लिखे, जो मुशाहिदा है वो भी लिखे। बशीर बद्र साहब ने जो भी लिखा वो अपने मुताले के ज़रिए, अपने मुशाहिदे के ज़रिए और क्लासिकल गज़ल को हवाला बनाकर भी कुछ शेर उन्होंने कहे हैं। और मैं उनकी बेचैनी तो यही थी कि वो अच्छे से अच्छे शायर बने, अच्छे शेर कहें और अपनी शायरी को एक ऐसे मोड़ पर छोड़ के जाएं जिस पे दुनिया कहे कि वाह वाह बशीर बद्र साहब क्या शेर कह के गए हैं। मेरे नज़दीक बशीर बद्र साहब आज के शायर नहीं हैं। जिस तरह गालिब 400 साल पहले हमारे बीच थे और उनकी शायरी आज भी ज़िंदा है। कबीर को देखिए, उनके दोहे आज भी ज़िंदा हैं। मीर को देखिए, उनकी शायरी आज भी ज़िंदा है। इसी तरह बशीर बद्र साहब भी 300-400 साल बाद तक हमारे बीच रहेंगे, क्योंकि उनकी शायरी में इतना डीप है कि पढ़ते पढ़ते नस्लें थक जाएंगी, मगर बशीर बद्र की शायरी। मंजर साहब, कोई शेर या कोई गज़ल बशीर बद्र साहब की जो इस तरह की बेचैनी बयां कर रही हो, जिसमें खामोशी हो, बेचैनी हो, दर्द हो? सीधा उनका शेर है कि रात का इंतज़ार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। इसमें उनकी कितनी बेचैनी नज़र आ रही है कि मैं दिन में ही वही काम कर लूँ जो सारे काम दुनिया रात में करना चाहती है, मैं दिन में करना चाहता हूँ। ख्वाब देखते नहीं थे, वह हकीकत में जीना चाहते थे। और बशीर बद्र, यही उनकी शायरी है कि उन्होंने जो कुछ लिखा, जो कुछ कहा, वो हिंदुस्तान की पहचान बना। गज़ल का अलम उन्होंने उठाया और उसके अलमबरदार बने। पूरी दुनिया आज उनकी शायरी को तस्लीम करती है, उनके शेरों को और उनकी शख्सियत को सलाम करती है। यही वजह है कि हम पूरे ज़िम्मेदारी से और पूरी हकीकत के साथ और सच्चाई के साथ ये कह सकते हैं कि 21वीं सदी बशीर बद्र की सदी थी। बिल्कुल। डॉक्टर महताब आलम साहब, आपका रुख कर रहा हूँ। बशीर बद्र साहब ने जिस तरह से मंजर भोपाली जी जो बात कह रहे हैं, उर्दू गज़ल को, शायरी को आम आदमी के घर घर तक पहुँचा है, नो डाउट। मुशायरों की दुनिया पर, मुशायरों में उनका नाम आते ही लोग खामोश हो जाते थे। उनकी प्रस्तुति में एक अलग ही जादू था। उस जादू के बारे में अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो वो जादू क्या था? देखिए, बशीर बद्र साहब ने जिस अहद में शायरी के मैदान में कदम रखा, हिंदुस्तान की शायरी के उफक पर, शायरी के आसमान पर बड़े बड़े नाम थे और उनकी मौजूदगी में एक अलग रास्ता बनाना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन बशीर बद्र ने अपनी फ़िक्र, अपने फ़न से उनके बीच में अपना एक नया रास्ता बनाया और उस रास्ते के ज़रिया जो है, जो सबसे बड़ी कामयाबी उनकी है, अगर उनकी पहली किताब आप इकाई को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें फ़ारसी की जो है
तराकीब को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने उससे अपने आप को बाहर निकाला। और उनके बाद जो है आप आमद को पढ़िए, इमेज को पढ़िए, आहट को पढ़िए, आसमान को पढ़िए, उनकी दूसरी किताबों को पढ़िए, तो उन्होंने फ़ारसी के, अरबी को उसको कहीं इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तान के लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया, उस आम बोलचाल के शब्दों को इस्तेमाल किया जिसके लिए सुनने वाले को किसी डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं होती। उनकी शायरी, जिस तरह से मंजर भोपाली साहब ने, डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब ने अपने ख्यालात का इज़हार किया, उनकी शायरी की खूबी है कि आमतौर पर लोग ये देख रहे हैं कि बशीर बद्र इतना बड़ा फ़नकार, लेकिन बशीर बद्र का जीवन बड़ा संघर्ष का जीवन है। जब वो हाई स्कूल में थे, वालिद के साय से महरूम हो गए, वालिद का इंतकाल हो गया, घर में बड़े थे, अब इनके ऊपर घर की जिम्मेदारी है। अब सोचिए कि हाई स्कूल में कितनी उम्र रहती, 15-16 साल। 16 साल। उस वक्त अगर कोई बच्चा उसे अपने वालिद के साय से महरूम हो जाए तो उस पर क्या गम गुजरता है, और फिर उस गम के साथ घर वालों की परवरिश करना, किफ़ालत करना, ये आसान काम नहीं होता। उन्होंने दोनों के बीच में रहते हुए तो अपने आप को आगे बढ़ाया और फिर ये बताया कि ऐसे मुश्किल हालात में ज़िंदगी को आगे कैसे ले जाते हैं। वो कहीं लड़खड़ाए नहीं, उन्होंने हिम्मत से, कदम से अपने आगे बढ़ाया और नई नस्लों को ये मैसेज दिया कि अगर तुम्हें ज़िंदगी के सफ़र में आगे जाना है तो तुम्हें किस तरह से अपने सफ़र पे आगे ले जाना है। क्योंकि उनकी शायरी तजर्बात की शायरी है, उनकी शायरी ज़िंदगी की उन मसाइल की शायरी है। अगर कहीं पे भी बुलडोज़र चलता है, किसी का घर टूटता है, तो डॉक्टर बशीर बद्र बेसाख्ता याद आते हैं और वो कहते हैं कि लोग टूट जाते हैं, ये घर बनाने में तुम तरस नहीं खाते, बस्तियाँ जलाने। मेहताब साहब, इसके पीछे मैं पढ़ रहा था अभी इस कार्यक्रम से पहले, तो मैंने कहीं ये देखा, पढ़ा कि उनके घर को जला दिया गया था, उनके घर में लूटपाट की ऐसी कोई घटना हुई थी, घर को जला दिया गया, तब उन्होंने ये दर्द भरे शेर लिखे जो भी आप फरमा रहे थे। आप मेरठ का वाकया का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे मेरठ के वाकये के साथ साथ जो है अटल बिहारी वाजपेयी साहब याद आ रहे हैं, क्योंकि इनका 78 में जो वहाँ पे फसाद हुआ, इनका घर जलाया गया और फिर जो है जबलपुर के एक प्रोग्राम में अटल बिहारी वाजपेयी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया कि इतना सब कुछ हो गया, मुझे दूसरों से मालूम है, तुमने ख़त भी नहीं लिखा। तो उन्होंने कहा कि किसने आपसे कहा कि मेरा घर जला दिया गया है? कह रहे तो अखबार में खबरें तो आई हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, घर जो जला है वो ईंट का, मिट्टी का, पत्थर का घर था, लेकिन मेरा घर तो उन हज़ारों लाखों हिंदुस्तानियों के जहन में बना हुआ है, जो मेरी मोहब्बत का घर है, जो मेरी शायरी का घर है, वो खुद को कोई जला नहीं सकता है। लोग ईंट पत्थरों के घर को जला सकते हैं, लेकिन मोहब्बत का घर कभी नहीं जला सकता। तो डॉक्टर बशीर बद्र ने मोहब्बत की शायरी, मोहब्बत का पैगाम दिया है और वो हमेशा इसलिए याद किए जाएंगे और मोहब्बत ही दुनिया में जिंदा रहेगी। इसीलिए मैंने जो शेर सुनाया था कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। क्या बात है। और ये बशीर बद्र साहब थे, उनकी सादगी थी। डॉक्टर साहब, आपका रुख कर रहा हूं कि बड़े शायर होने के बावजूद भी वो बेहद सादा इंसान माने जाते थे। कोई सादगी भरी वो कहानी या सादगी भरे किस्से, जिस तरह से जो कहानी, जो किस्से एक डॉक्टर मेहताब साहब ने भी सुनाया, आपने कभी उस तरह का कुछ महसूस किया? क्या कभी ऐसा हुआ कि जैसे उनके किसी बात या सलाह ने आपकी सोच बदल दी हो, या ऐसे और बड़े शायर जो आपके साथ रहे होते उनकी सोच बदल दी हो? नहीं, मेरे ऊपर तो बहरहाल उनका बड़ा इम्पैक्ट था और एक तरह से मैं उनकी औलाद की तरह ही था। हरचंद की मैं थोड़ा नालायक हूँ, मगर उनकी औलाद की तरह ही था। वो मुझे बहुत मोहब्बत करते थे। अभी मेहताब साहब ने उनके पहले मजमूए का जिक्र किया, तो एक ख़ास बात उसकी बताना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल उनका। फिर मैं आपके सवाल पर आऊँगा कि उनमें सादगी बहुत कूट कर भरी हुई थी, उनमें किसी तरह का गुरूर, कोई तकब्बुर नहीं था। वो अपने छोटों के लिए हमेशा एक वट वृक्ष की तरह थे, एक ऐसे दरख्त की छाया थे जो कम लोगों को नसीब होती है। वो अपने छोटों के साथ उनका रवैया ये होता था। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि उनकी जो पहली किताब जब आई थी तो उसमें एक कैप्शन लगा हुआ था, अभी भी लाइब्रेरी में वो किताब देखने को मिल जाएगी। उसमें ये कैप्शन था कि तबसरा निगार हजरात को 2 कापियाँ ख़रीदना लाजमी है। जो लोग आलोचना करते हैं, जो टिप्पणीकार होते हैं, टीकाकार होते हैं, उनके लिए उसमें कैप्शन था कि इस किताब पर टीका टिप्पणी करने के लिए आपको 2 किताबें अपनी कीमत से ख़रीदना है। आज के ज़माने में नहीं, वो 69 में उनकी पहली किताब आई थी। मिटा दिए हैं सभी फासले मोहब्बत ने, मेरा दिमाग धड़कता है मेरे दिल की तरह। तो ये हौसले का एक जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीन, पाँव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। ये कॉन्फिडेंस लेवल और नाशुक्री का मामला नहीं था कि जो कुछ उन्होंने हासिल किया तो अपने
जोर बाजू से, अपनी सलाहियत से, अपनी मेहनत से, जैसे भी मेहताब साहब ने, मंजर भाई ने, दोनों ने ये फरमाया, उनकी जो संघर्षों का जीवन है कि 2 भाइयों और 2 बहनों की परवरिश है और माँ है, और एक आदमी हाई स्कूल पास हो गया है और नौकरी की तलाश में है और इन लोगों की परवरिश कर रहा है। तो और उसमें अपने को सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए, रिलेवेंट रखने के लिए मेहनत कर रहा है, अपने को दरियाफ्त कर रहा है। तो ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो ये बशीर बद्र। ठीक है डॉक्टर साहब, आगे भी बशीर बद्र को लेकर और बशीर बद्र साहब के सफर को लेकर, उनके शायरियों को लेकर, गजलों को लेकर चर्चा जारी रहेगी। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, चर्चा ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगी। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। स्वागत है ब्रेक के बाद, और एक बार फिर से चर्चा के लिए हमारे साथ वो सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मिजाज साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका रुख कर रहा हूं कि डॉक्टर साहब देखिए, चर्चाएं लगातार जारी है, किस तरह का व्यक्तित्व रहा साहब का, किस तरह से उन्होंने अपने सफर को तय किया, क्या कुछ संघर्ष रहे। लेकिन अब मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि उनके जाने के बाद क्या उर्दू अदब में जो खालीपन आया है वो कभी भर पाएगा? मेरी नजर जाती है गजल की, जो अब ट्रेंड चला है, जो अब लोग गजल कह रहे हैं, उससे कई जगह दुख होता है। इस तरह ऐसा दुख होता है कि बशीर बद्र साहब जैसे लोग जब यहाँ रहे, तब जो मयार था गजलों का और शेरों का और मुशायरों का, वो एक अलग ही उसका डेकोरम था और उसका अलग ही एक स्टेटस था और एक मयार था। अब धीरे धीरे वो मयार देखने नहीं मिल रहा, तो ये दुख तो झेलना पड़ेगा गजल को, क्योंकि गजल, मुझे लगता है कि जो गजल की मुलायमियत थी और जो गजल की नजाकत थी, वो उन्हीं के साथ अब यहाँ मुझे जाती दिखाई दे रही। मैंने एक शेर भी इस मुतालिक कहा आपके जवाब में कि मैं जागता रहा तो गजल जागती रही, मैं जागता रहा तो गजल जागती रही, मैं सो गया तो साथ मेरे सो गई गजल, मैं सो गया तो साथ मेरे सो गई गजल। तो ऐसा लगता है कि वो गजल, जैसे गजल कैसी होना चाहिए, उसमें क्या चीज होना चाहिए, अगर ये कैलकुलेशन लगाया जाए तो, और उसका जो रिजल्ट निकलेगा, तो वो बशीर बद्र की गजल ऐसी होनी चाहिए और ऐसी ही रहनी चाहिए। मगर जैसा आपने बताया कि अब उनके बाद क्या होगा, तो अल्लाह मालिक है, लेकिन नाउमीदी तो नहीं रखनी चाहिए। कुछ ना कुछ जो भी होगा अच्छा होगा इससे, और जो वो बोके गए हैं बीज, तो वो हम जैसे लोगों के अंदर जिंदा है, और बहुत से ऐसे अनुयायी हैं उनके जो उस लहजे को कायम रखेंगे और आगे चलेंगे। सन 1992 से मैं उनसे जुड़ा, और न सिर्फ मैंने उनको पूरी तरह से पढ़ा, रटा, सीखा उनसे। अब मैं क्या कहूँगा, मैं कि कुछ मेरे पास लब नहीं आ रहे। अंजुम आरम उनकी जी बैठे हैं, मंजर भाई बैठे हैं, उन्होंने मेरा बचपन देखा है उनके साथ कि किस कदर मतलब वो मुझसे मोहब्बत करते थे और मैं उनकी गजलों का किस कदर दीवाना था कि मुझे तो उनके अलावा किसी गजल अच्छी नहीं लगती, ईमानदारी से बताता। लेकिन अब जो आपने प्रश्न किया, आइंदा बस उम्मीद ही रखी जा सकती है। और उनका लहजा तो खैर ऐसा लहजा है जो उन्होंने लोगों को गजल कहने की आसानी थी, वरना पुरानी जो जमीन थी, पुरानी जो दकीक उर्दू की गजलें थी, उनको पढ़कर तो कोई गजल कर, हम जैसा तो गजल कहने की हिम्मत ही नहीं करता। लेकिन उन्होंने इतनी आसानी पैदा कर दी उस लहजे से, उस भाषा से, एक ऐसी हिंदुस्तानी भाषा उन्होंने हमको दी कि आज हिंदी जो उर्दू नहीं भी जानते हैं वो धड़ाके से शायरी कर रहे हैं। ये बशीर बद्र साहब की ही देन है, और उनकी देन ये ऐसी है कि इसको आगे चलकर भी लोग कायम रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि उनका लहजा, उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और फिर नई फौज निकलेगी और बशीर बद्र को फॉलो करेगी, भले ही वो अपने अंदाज में करे मगर करेगी। ठीक है, डॉक्टर अशोक साहब ने तो बता दिया कि वो बशीर बद्र साहब से कितने लंबे वक्त से जुड़े हुए थे, लेकिन मेहताब साहब, मैं आपका रुख कर रहा हूं। ये बात इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि दर्शकों तक ये बात पहुंचे कि आज हमारे साथ जो और दो खास मेहमान हैं, मंजर भोपाली जी हैं, डॉक्टर अंजुम जी हैं, इनका ताल्लुक कैसा रहा डॉक्टर बशीर बद्र के साथ, क्या संबंध रहा, किस तरह से एक साथ इन्होंने समय व्यतीत किए, क्या
प्रभाव रहा बशीर बद्र का इनके साथ, और इनके क्या कुछ ताल्लुक रहे, क्या संबंध रहे, दर्शकों तक ये बात आज पहुंचनी चाहिए। मैं सबसे पहले स्वराज चैनल नागेंद्र ओझा पूरी टीम को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने डॉक्टर बशीर बद्र की यादों पर चर्चा करने के लिए ऐसे लोगों का सिलेक्शन किया है जो डॉक्टर बशीर बद्र की जिस्म का एक हिस्सा थे, रूह की तरह जो है। क्योंकि मेरे पास 2 लोग बैठे हुए हैं, मुमताज़ शायर मंदर भोपाली साहब और डॉक्टर अंजुम आरा बंकवी साहब, और फिर जिस तरह से भी आपने अशोक मिजाज बद्र साहब से बात की है, अशोक मिजाज बद्र उनके शागिर्दों में है और उन्होंने इस मोहब्बत से उनके तखल्लुस बद्र को ही अपनी शायरी का हिस्सा बनाया, बद्र किया। मंदर भोपाली साहब, ये तकरीबन 40 साल का इनका साथ रहा है, और 40 साल किसी के साथ, मतलब 4 दशक जो है आप गुजारें, ये आसान नहीं होता। बशीर बद्र साहब जब भोपाल में उनकी शादी नहीं भी हुई थी तब वो भोपाल आते थे तो मंदर भोपाली साहब के घर में ही वो क़याम करते थे। तो इनका मुशायरों के साथ और फिर घर में आना, शहर गज़ल में उनका इस्तकबाल किया जाना, ये आसान बात नहीं है। तो 4 दहाइयों के एक्सपीरियंस को अगर स्टेज पे यहाँ पे आप स्क्रीन पे बयान किया जा रहा है तो दर्शक को मालूम है कि यहाँ पे जो बातें हो रही हैं वो तजर्बात की रोशनी में हो रही हैं। और फिर मैं आपको एक बात और बताऊँ ईमानदारी की, मेरे दाहिनी तरफ डॉक्टर अंजुम आरा बंकवी साहब बैठे हुए हैं। डॉक्टर बशीर बद्र पर बहुत सारे लोग PhD करना चाहते थे, लेकिन इनकी खुशनसीबी है कि उन्होंने लिख कर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को दिया कि मेरी फ़िक्र व फ़न पर डॉक्टर अंजुम आरा बंकवी PhD करेंगे। तो हिंदुस्तान में पहली PhD डॉक्टर बशीर बद्र पर करने वाले डॉक्टर अंजुम आरा बंकवी। फुल फ्रेम दिखाइए, क्योंकि बात डॉक्टर अंजुम साहब के बारे में हो रही है, मंजर भोपाली जी के बारे में डॉक्टर आफ्ताब साहब बता रहे हैं। फुल फ्रेम दिखाइए, दोनों मेहमान भी दिखने चाहिए फ्रेम में। जी मेहताब साहब, देखिए अब ये इतने अहम लोग हैं जो डॉक्टर बशीर बद्र को इतने करीब से जानते हैं, और जाहिर सी बात है इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं उनकी यादों की बात कर रहे हैं, और यादों पर वही लोग चर्चा कर सकते हैं, वही रोशनी डाल सकते हैं जिन्होंने उनके साथ ज़िंदगी के तजर्बात को शेयर किया है। अब जब हम बार बार करें, जैसा डॉक्टर अंजुम आरा बंकवी साहब ने कहा, तो उन्होंने गज़ल को एक नया उसलूब दिया। उनका शेर मुझे याद आता है, वो कहते हैं कि वो गज़ल वालों का उसलूब समझते होंगे, चाँद कहते हैं किसी खूब समझते होंगे, इसलिए मिलती है मेरी गज़लों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। तो डॉक्टर बशीर बद्र ने ज़िंदगी के मसाइल को महबूब बनाकर पेश किया। यही वजह है कि जब कोई उनको सुनता है तो ये लगता है कि गोया मेरा अपना दर्द है, मेरा अपना ख्याल है। ये ज़िंदगी का वो ख्याल है जिसको जानना और परखना बहुत ज़रूरी है। जब हम परखने की बात करते हैं तो कहते हैं परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। लेकिन ये चेहरा जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये इस वक्त हमारी ज़िंदगी में भी महबूब था और हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी उतना ही महबूब रहेगा, क्योंकि उन्होंने उर्दू शायरी के डिक्शन को बदल दिया है। एक नई परिभाषा दी, वही मैं शुरुआत से बात कर रहा था डॉक्टर आफ्ताब साहब की। उन्होंने सिखाया है लोगों को, उन्होंने बताया कि मोहब्बत क्या, उन्होंने बताया कि दर्द क्या है और दर्द को किस तरह से गाया जा सकता है, दर्द को किस तरह से परोसा जा सकता है और लोग महसूस। लेकिन जो बात आपने कही है, मैं चाहता हूं कि मंजर भोपाली जी और डॉक्टर अंजुम जी से भी मैं थोड़े थोड़े उस पर बात कर लूं। मंजर भोपाली जी, आपका रुक रहा हूं, जरा सा मैं व्यक्तिगत आपसे मैं उस पर टिप्पणी चाहता हूं। जो बात अभी डॉक्टर मेहताब साहब कह रहे हैं कि क्या अनुभव रहा आपका, आपके उस संबंध पर आप किस तरह से महसूस करते हैं? जब भी नाम किसी के ज़बान पर अगर बशीर बद्र साहब का आता है, उस वक्त आपके इमोशंस क्या होते हैं, खासतौर अब जब वो आवाज़, वो गज़लकार, वो बड़ा शायर हमारे बीच नहीं है? जब डॉक्टर बशीर बद्र साहब पहली बार भोपाल आए तो हमारे छोटे से घर में उन्होंने क़याम किया। जी, मेरे बड़े भाई साजिद रिजवी उस वक़्त आकाशवाणी में थे। उन्होंने साजिद भाई से शाम में कहा कि यार यहाँ के शोरा से मिलना चाहता हूँ। तो साजिद भाई ने कहा कि ठीक है, आप बताएं कब मुलाकात करेंगे। तो उन्होंने एक नाम दिया कि नहीं, मैं सारे शायरों से अभी नहीं मिलूँगा, कैब भोपाली साहब को ढूंढ के लाइए। बहरहाल वो साजिद भाई और हम लोगों ने उन्हें GM नकवी साहब इब्राहिमपुरे में थे, वहाँ से कैब साहब से बोला कि बशीर साहब आए हुए हैं। तो कैब साहब बहुत बड़े शायर थे और अपना उनका लहजा भी, उनकी गज़ल का लहजा भी बिल्कुल अलबिला है। तो उन्होंने कहा यार कहाँ ठहरे हैं? मैंने कहा बताया कि यहाँ पे हैं। वो जब बशीर साहब से मिलने आए तो बशीर बद्र का इतना बड़ा शायर बशीर बद्र खुद उनके सामने ऐसे लग रहे थे कि बिल्कुल बिछे जा रहे थे बशीर साहब। उस रोज़ मैंने देखा कि बड़ापन क्या होता है। और उस वक़्त उन्होंने और कैफ साहब ने गज़ल के मौजू पे मेरे ख़्याल से 2.5-3 घंटे तक गुफ्तगू करते रहे। आखिर में जब कैफ साहब चले गए तो उन्होंने कहा कि यार मेरा जी चाह रहा है कि अब मैं इसी शहर में बस जाऊं। तो हम लोग हैरत में हो गए कि भाई कैफ साहब ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो इनको ये लग रहा है कि मैं इस शहर में बस जाऊं। कुछ दिनों बाद फिर वो आए, फिर 2-3 बार आए। तो
आखिर में जब वो तशरीफ़ लाए तो फिर मेरी वालदा से कहा कि अम्मी मैं अब यहीं बसना चाहता हूँ, और मैंने अपनी दूसरी शादी का इजहार किया। उन्होंने तो अम्मी ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आइए, आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है, हमारा घर हमेशा आपके लिए है। तो बशीर बद्र के अंदर बड़ा एक तो टेढ़ापन बहुत था, अगर किसी से नाराज़ हो गए वो तो फिर उसे डाइस पे भी नहीं बख्शते थे, और ज़ाती ज़िंदगी में भी फिर उससे बहुत दिनों तक नाराज़ रहते थे। एक किस्सा सुनाता हूँ मैं। क्या आपसे भी कोई नाराज़गी की? कोई नहीं, मैं तो इस लायक ही नहीं था, मैं तो उस ज़माने में बहुत छोटा था और शायरी की इब्तिदा थी। मैं जब बशीर साहब आते रहे और भोपाल में बस गए, तो फिर उसके बाद वो एक पाकिस्तान के मुशायरे में गए, तो उसमें मैं भी था, और भी इंडिया के बहुत सारे शायर गए। वहाँ उस ज़माने में इनका एक शेर मशहूर हो गया था कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। तो अखबार वाले ने ये, उन्होंने वहाँ पे कराची में पढ़ा शेर, बड़ा पसंद किया गया। अखबार वाले ने उनसे पूछा कि साहब ये शेर आपने जो कहा है, क्या आपके घर के जलने के बाद कहा है? तो वो खामोश रहे। उसने कहा आपके घर किसने जलाया? तो बशीर साहब ने झुंझला के कहा कि इंसानों ने। तो उसने फिर उससे पूछा कि वो इंसान कौन थे? कहला भाई इंसान थे वो। कहला कौन से धर्म थे? क्या गैर मुस्लिम थे? उन्होंने कहा नहीं, मेरा घर गैर मुस्लिमों ने नहीं जलाया, ये आप याद रखिए, क्योंकि मेरे मुल्क में गैर मुस्लिम ये काम कर ही नहीं सकते। उनका सीधा सीधा इशारा था कि फसादात जो होते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाते हैं वो इंसान नहीं पहुंचाते, ना उनका कोई धर्म होता है जो इस तरह का काम करते हैं, ना कोई मज़हब होता है। मेरा धर्म तो जो अधर्मी लोग थे उन लोगों ने मेरा घर जलाया है। तो उसने कहा आपका क्या क्या जला? तो उन्होंने कहा मेरे बहुत बड़ा नुकसान तो ये है कि बाकी चीज़ें तो मैं हासिल कर लूँगा, मेरी गज़लों की किताबें जली, मेरी लाइब्रेरी जली, ये तो मैं दोबारा कुछ किताबें हासिल कर लूँगा, मगर कुछ शेर मेरे ज़रूर उसमें ज़ाया हुए हैं। मगर मुझे खुदा पे यकीन है, ईश्वर पे यकीन है कि मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है कि ये शेर खुदा ने ही जलाए हैं, खुदा की तरफ से इशारा हुआ है, ताकि मैं और अच्छे शेर कहूँ और मेहनत करूँ। और यकीनन उसके बाद जो उनकी शायरी है, तो आप देखिए कि कितना निखार उस शायरी में आया है, क्या खूबसूरत खूबसूरत गज़लें कही हैं। तो बशीर बद्र थे। हम तो यही कहेंगे कि उनकी जो भी ज़िंदगी भोपाल में गुज़री है, और भोपाल भी कोई मामूली शहर नहीं था उस ज़माने में, जब आए थे अंजुम साहब भी थे उस ज़माने में यहाँ, तो बड़े बड़े शायर थे, शेरी भोपाली, कैब भोपाली, असद भोपाली, ताज भोपाली जैसी शख्सियतें थीं, ज़फ़र सेबाई थे, सरफराज दानिश, न जाने कितने शायर थे। उस ज़माने में भोपाल एक स्कूल था शायरी का, जो पूरी दुनिया में पहचाना जाता था और आज भी पहचाना जाता है। डॉक्टर अंजुम साहब, आपको कोई किस्सा इस तरह का याद हो? पहले तो मैं कुछ शेर आपको उनके सुनाता हूँ जी, जो उनकी शायरी के डायमेंशंस हैं, जो शेड्स हैं, उससे तो हमारे पास बहुत हैं, चूँकि बहुत वक्त हमारा भी उनके जूते सीधे करने में गुजरा है। तो नहीं, कोई इस तरह का जो इमोशनल हो, जो उस तरह से भावनात्मक किस्सा कोई इस तरह का शेर आपको सुनाता हूँ जो उनका इख्तिसास है, जो उनकी विशेषता है कि 4 शेर मैं आपको सुनाता हूँ और सब में उनकी शैली, उनकी भाषा आप देखिए। एक शेर अभी मंजर भाई ने भी जिक्र किया दूसरी शादी का, तो अपनी बीवी, पहली बीवी जो उनकी थी कमर जहाँ शहनाज, उनके इंतकाल के बाद शेर कहा था, वो तस्वीर बनाने का, जैसा अभी हमारे अशोक मिजाज ने भी कहा, तो वो शेर ये है कि मेरे घर से रात की सेज तक कोई आंसुओं की लकीर है, मेरी छत से रात की सेज तक कोई आंसुओं की लकीर है, ज़रा चांद से बढ़ के पूछना वो इसी तरफ से गया ना हो। क्या बात, बहुत। दूसरा शेर है जो आप लोग कश्मीर गए हों और आपने कश्मीर की वादियाँ देखी हों, कैसा सीन होता है, वो शेर। और बशीर बद्र ने ये शेर उस वक्त कहा जब उन्होंने कश्मीर देखा नहीं है, इसलिए ये शेर बड़ी अहमियत का है कि बर्फ सी उजली पोशाक पहने हुए पेड़ जैसे दुआओं में मसरूफ़ हो, बर्फ सी उजली पोशाक पहने हुए पेड़ जैसे दुआओं में मसरूफ़ हों, वादियाँ पाक मरियम का आंचल हुई, आओ सजदा करें सर झुकाएं कहीं। क्या कहना। तीसरा शेर सुनाता हूँ कि मैं अपनी कब्र में डॉलर बिछाकर
ये शायद किसी नहीं पहुंचा होगा लोगों तक। ये भी बशीर बद्र का स्टाइल है कि मैं अपनी कब्र में डॉलर बिछाकर खुदा के पास जाना चाहता हूँ। दूसरा शेर ये है कि हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूँ, हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूँ, कब्रों से पूछ असल जमींदार मैं ही हूँ। ये शेड्स हैं बशीर बद्र के यहाँ। वो उनको ज़िंदा रखने के लिए ऐसे ऐसे आपको शेर उनके मिल जाएंगे। ज़िंदगी का कोई गोशा हो, जिस तरह गालिब के यहाँ अगर आप दाल खा रहे हैं तो दाल पर शेर है, पान खा रहे हैं तो डली पे छालिया पर शेर है, आम खा रहे हैं तो आम पर शेर है। इसी तरह बशीर बद्र साहब के यहाँ ऐसे टॉपिक्स की शायरी है। मसलन एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ जो जब पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3-4 शहर ऐसे थे जहाँ सिग्नलिंग का था और उन्होंने वो शहर देखे नहीं हैं। बशीर बद्र साहब का शेर है जो 59 का शेर है। शेर ये है कि अभी अपने इशारे पर हमें चलना नहीं आया, अभी अपने इशारे पर हमें चलना नहीं आया, सड़क की लाल पीली बत्तियों को कौन देखेगा। क्या बात। तो वो अपने अहद से, अपने पीरियड से आगे जाकर शेर कहने वाली शख्सियत थे। जहाँ तक ताल्लुक़ का मामला है, भी डॉक्टर मेहताब साहब ने, बरादर मोहतरम मंजर भोपाली साहब ने भी जिक्र किया कि मेरा उनसे बहुत करीब का, और मैंने ज़िंदगी के एक तरह से मेरे उस्ताद थे। मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। कम होता है कि इतनी क़ुर्बत के बाद बहुत सारी चीज़ें, और वो मुझे चाहते भी थे, बहुत ख्याल करते थे मेरा। तो जज्बाती मेरा बड़ा ताल्लुक़ था। कुछ ऐसे क़िस्से हैं जो ज़ाहिर है कि स्क्रीन पर बताना ठीक नहीं। लेकिन राघवेंद्र, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, दर्शकों के लिए बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपने कहा कि उर्दू के शायर, और मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तानी के शायर। और मुझे किस्सा मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, उसका ख़त आप चाहेंगे डॉक्टर अंजुम अरबन के क्या देख सकते हैं कि उर्दू के एक बड़ा इदारा है अंजुमन तरक्की उर्दू, जो उर्दू की किताबें पब्लिश करता है। वो घाटे में गया और उसने डॉक्टर बशीर बद्र को ख़त लिखा कि अगर आप अपनी किताब मुझे हिंदी में पब्लिश करने की इजाज़त दें तो मेरा घाटा पूरा हो सकता है। तब आप देखिए कि डॉक्टर बशीर बद्र उर्दू में जितना पॉपुलर हैं, जितना महबूब हैं, उससे ज़्यादा ही वो हिंदी में पढ़े जाते हैं, पॉपुलरिटी उनकी है। और यही उसकी वो है कि जब अब उनका निधन हुआ तो उर्दू के साथ साथ हिंदी, अंग्रेज़ी, दूसरे अखबारों में जो उनकी गज़लें जो ट्रांसलेट हुई हैं गुजराती में, मराठी में, उसमें लोगों ने वहाँ पर भी उसी दुख का, उसी मोहब्बत का इजहार किया जो उनकी ज़िंदगी में करते रहते हैं। तो ऐसी पॉपुलरिटी जिस ख़त का इन्होंने जिक्र किया वो अंजुमन तरक्की उर्दू, जिसका काम सिर्फ उर्दू में किताबें छापना, उसने हिंदी में उनकी किताब छापी। उसका नाम है बशीर बद्र की शायरी। और बशीर बद्र साहब ने ख़त लिखा इदारे को, उस संस्थान को ख़त लिखा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा इंतखाब यही है। आप रेख्ता पे या गूगल पे सर्च करें तो बशीर बद्र की शायरी, जो उसमें ये एहतियात रखी गई कि जो पॉपुलर शायरी है उसके अलावा वो शायरी जो लोगों के जहनों में है और पता चला कि वो नाम नहीं कभी कभी मालूम होता है कि भाई ये किसका शेर है। तो अभी एक नंबर आने वाला है, आ गया है, तो उसमें वो ख़त शामिल है। हम बता रहे हैं या डॉक्टर मेहताब साहब आपको बता रहे हैं तो शायद कुछ लोगों को इस पर एतबार ना हो, यकीन ना। बिल्कुल नहीं, सबको एतबार हो, क्योंकि जिस शख्सियत के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके पीछे की कहानी और उसके संघर्ष और उसके व्यक्तित्व और उसके पहचान को लेकर किसी तरह का किसी को संदेह नहीं है। क्योंकि अगर कोई संदेह होता तो ये व्यक्तित्व मुल्कों की सीमाओं को पार करके लोगों के दिलों में घर नहीं करता। अगर मैं गलत नहीं हूं मेहताब साहब। यकीनी तौर पर देखिए, ये आ रहा हूं मिजाज साहब आपके पास। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बैठ के भोपाल में बात कर रहे हैं, मोहब्बतों के शहर में बात कर रहे हैं। डॉक्टर बशीर बद्र साहब सिर्फ एक बैग लेकर आए थे और भोपाल ने अपनी बेटी उन्हें दी। बेटी को जब सर का ताज बनाया तो दामाद को भी सर पर बैठाया और अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत शाम, खूबसूरत ज़िंदगी उन्होंने यहाँ पे गुजारी। वरना उनके पास मेरठ भी था। मैं यहाँ पर एक वाक़या का जिक्र करना चाहता हूँ। वो मेरठ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया, लेकिन साल भर तक वो एक्सेप्ट नहीं हुआ और ये कहा गया कि आप आइए साइन करके पैसे लेके जाइए। उन्होंने कहा नहीं, जब मैंने रिजिग्नेशन दे दिया है तो मैं वापस नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि भोपाल ने वो मोहब्बतें लुटाई, यहाँ के लोगों ने अपना कलेजा निकाल के रख दिया और बेटी देने के साथ साथ जो मोहब्बतें दी वो दूसरे शहरों में डॉक्टर बशीर बद्र साहब को नसीब नहीं हो सकती थी। और वरना वो चाहते तो अयोध्या भी चले जाते, कानपुर में जहाँ पैदाइश हुई तो वहाँ भी चले जाते, दूसरे शहरों में भी चले जाते, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी
ज़िंदगी के आखिरी सफ़र के लिए इस भोपाल शहर को का चुना। इंतखाब किया, तो शहर गज़ल भोपाल है। और ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि उन्होंने इस शहर को पसंद किया। ठीक है, अब कार्यक्रम अपने आखिरी पड़ाव में है। मिजाज साहब, मैं आपका रुख कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे खास मेहमान हैं जो आज इस बड़े शख्सियत पर हम चर्चा कर रहे हैं बैठ के, मैं चाहता हूं मिजाज साहब आपसे और फिर धीरे धीरे बाकी जो हमारे तीनों मेहमान हैं इस आखिरी पड़ाव में कोई आपके शेर हो, कोई आपका गजल जो समर्पित करना चाह रहे हो डॉक्टर साहब को, बशीर बद्र साहब को, आपके शेर हो या उनका कोई शेर या कोई गजल, चलते चलते बस इस आखिरी पड़ाव में। मिजाज साहब, शुरुआत आपसे कर रहा हूँ। जी, बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अभी ये बात चल रही थी हिंदी उर्दू की, तो उन्होंने मुझे 2 शिक्षा दी थी। जब मैं उनके शागिर्दी में आया तो सबसे पहले उन्होंने मुझे 2 शिक्षा दी। पहली ये कि गजल ऐसी जुबान में कही जानी चाहिए कि यदि उर्दू में छपे तो उर्दू गजल कहलाए और हिंदी में छपे तो हिंदी गजल की पहचान। क्या कहना, यानी इस लफ्ज को मैं ख्याल से अगले जन्म तक याद रखूंगा इस सबक को। और मैंने इस सबक को जिया भी सर, और उसका नतीजा मुझे ये हासिल हुआ कि मेरे 4 हिंदी सब्जेक्ट में 4 विश्वविद्यालयों में मेरे ऊपर PhD हुई मेरी गजलों पर, और एक PhD उर्दू में भी थी। और मुझे उर्दू के भी पुरस्कार मिले उसी किताब पर, ताज भोपाली पुरस्कार मिला, और उसी किताब को जब मैंने हिंदी में छापा तो हिंदी में पुरस्कार मिला। तो ये शिक्षा मुझे उनकी याद रहती। भी हिंदी उर्दू की बात चल रही थी, उससे मुतालिक मैं कहना। मिजाज साहब, कोई शेर, कोई गजल जो आप समर्पित करना चाह रहे हो आज इस कार्यक्रम के जरिए? हाँ, मैं कहता हूँ वो आफताब हो या माहताब सब फीके, तुम्हारे आगे चमन के गुलाब सब फीके, और तुम्हारा चेहरा गजल से भी खूबसूरत है। ये मेरी शायरी मेरी किताब सब फीके, ये मेरी शायरी मेरी किताब सब फीके। बहुत बहुत शुक्रिया। मंजर भोपाली साहब, कोई शेर, कोई गजल, क्योंकि आप तो बहुत करीबी रहे। मेहताब आलम साहब ने भी जिस तरह से बताया कि किस तरह से आप उनके संघर्षों के दिन में भी थे और उनका प्यार, उनकी मोहब्बत आप तक बरसती रही। एक कोई गजल, चाहे उनकी हो चाहे आपकी, जो आप उनको आज इस कार्यक्रम के जरिए समर्पित। 2-3 शेर पेश करता हूँ कि वो चौंकने लगे बेवक्त की हवा से भी, जो कह रहे थे कि डरते नहीं हवा खुदा से भी। मेरे बुज़ुर्गों के, ये बशीर साहब को समर्पित है, मेरे बुज़ुर्गों के किरदार अब भी ज़िंदा हैं, मेरे बुज़ुर्गों के किरदार अब भी ज़िंदा हैं। ये पेड़ वो हैं जो गिरते नहीं हवा से भी। कितनी आंधियाँ आ जाएं, कितने तूफ़ान आ जाएं, मोहब्बत की शायरी करने वाला बशीर बद्र हमेशा हमारे जहनों में रहेंगे, हमारे बीच रहेंगे, और आगे आने वाली नस्लें भी इन पे फ़ख्र करेंगी। मैं बस यही कहना चाहूँगा। वो शेर आप सुना देते, कह दो गालिब से हम भी शेर कहते हैं। तो दर्शकों तक वो शेर भी पहुंचता, और चूंकि ये शेर सुनने के लिए काफी लोग फरमाइश भी कर रहे थे इस कार्यक्रम से पहले कि आप आए, शेर के लिए आपसे जरूर इस हवाले से शेर पढ़ूंगा कि शेर पे बड़ी तनकीदें हुई अपने ज़माने में, मगर आज मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा मानना हमेशा से ये था कि हर सदी अपने रतन को अपने साथ लेके आती है, अपना टैलेंट अपने साथ रखती है। कभी गालिब की सदी थी और उसके बाद सदियां आती रहीं। हमारे यहाँ हर फील्ड में देखिए, सचिन भी आए, लता मंगेशकर भी आए, अपने अपने उसमें फील्ड में। तो हमारे पास भी तो बशीर बद्र थे। ये सदी तो बशीर बद्र की है। मैंने कहा ना कि 21वीं सदी बशीर बद्र की सदी है। तो वही शेर है कि जुल्फ़ रुख़ के साए में ज़िंदगी गुजारी है, धूप भी हमारी है, छाँव भी हमारी है। और बशीर बद्र साहब को सामने रख कर ये शेर सुनिए कि कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं। साहब, एक निवेदन और है, एक गुजारिश है कि तरन्नुम में अगर आप इसको पेश कर देते, जिस तरह से आप मंचों से पेश करते हैं, जिस तरह से हमने आपको सुना है, जो लोग आपको सोशल मीडिया के माध्यम से सुने हैं, तो और आभार होगा। जुल्फ़ रुख़ के साए में जिंदगी गुजारी है। मतलब उन्हीं की नज़र है, जैसा मेहताब भाई और अंजुम भाई बता रहे थे कि बड़ी कशमकश वाली ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, और बहुत ही ज़ीरो पॉइंट से यहाँ तक पहुँचे। जुल्फ़ रुख़ के साए में जिंदगी गुजारी है, धूप भी हमारी है, छाँव भी हमारी है। और आज का ये मतलब, हमने जिस तरह गुजरी
जिंदगी गुजारी है हमने जिस तरह गुजरी, हमने जिस तरह गुजरी जिंदगी गुजारी है, नस्ल नौ के मत वालों अब तुम्हारी बारी है, नस्ल नौ के मत वालों। कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, कह दो मीरो गालिब से, कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है, वो सदी तुम्हारी थी। गाँव में मोहब्बत की रस्म है अभी मंजर, गाँव में मोहब्बत की, गाँव में मोहब्बत की रस्म है अभी मंजर, शहर में हमारे तो जो भी है मदारी है शहर में। बहुत शुक्रिया मंजर भोपाली साहब। मैं चाहता हूँ एक एक शेर मुताब आलम साहब, चूंकि समय हमारे पास कम है, और डॉक्टर अंजुम साहब एक एक शेर जो आज यहाँ से इस कार्यक्रम से आप समर्पित करना चाहते हैं। देखिए, समर्पित बाद मैं सबसे पहले डॉक्टर बशीर बद्र का पहला शेर सुनाना चाहता हूँ जो उन्होंने लिखा था छात्र जीवन में। हवा चल रही है उड़ा जा रहा हूँ तेरे इश्क में मरा जा रहा हूँ। और फिर हिंदुस्तान की अजमत भोपाल की खूबसूरती जो उन्होंने एक नज़्म कहते उसका जो शेर सुनाता हूँ कि हिंदुस्तान की अजमत MP की शान शौकत भोपाल खूबसूरत। जब हम इस खूबसूरती की बात करते हैं, उसकी सुंदरता की बात करते हैं, तो मैं अपने शेर उनको समर्पित कहता हूँ कि कोई मौसम हो गुलिस्तान में अगर तू आए, खिल उठे फूल नए प्यार की खुशबू है, नाम लेते ही तेरा रूह महक जाती है, ऐसा लगता है ख्यालों में तुझे छू आए। हमारे ख्यालों में डॉक्टर बशीर बद्र हमेशा जिंदा रहेंगे। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ, उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ। ठीक है डॉक्टर अंजुम साहब। मेरा एक शेर है जिसको हमेशा वो जहाँ नाजिम की हैसियत से होते थे तो वो हमारे तारुफ में पढ़ते थे, और अभी भी सोशल मीडिया पे बहुत ये वायरल भी हो रहा है, तो वो एक मतला और एक शेर सुनाता हूँ। पहले बशीर बद्र साहब का एक शेर आपको सुनाना ज़रूरी समझता हूँ। किस तरह से तंज भी उनकी यहाँ बहुत खूबसूरती के साथ होता था कि अल्लाह ने नवाज दिया है तो खुश रहो, अल्लाह ने नवाज दिया है तो खुश रहो, तुम क्या समझ रहे हो ये शोहरत गज़ल से है। अल्लाह ने नवाज दिया है तो खुश रहो, तुम क्या समझ रहे हो ये शोहरत गज़ल से है। वो दूसरा एक शेर है कि बादशाहों को खुदा ने इसलिए पैदा किया, बादशाहों को खुदा ने इसलिए पैदा किया, हम फ़कीरान गज़ल की नाज़बरदारी करें। क्या बात। मेरा एक मतला और एक शेर है कि मजबूरियों ने घर से निकलने नहीं दिया, मजबूरियों ने घर से निकलने नहीं दिया, मुझको मेरी ज़मीन ने चलने नहीं दिया, मुझको मेरी ज़मीन ने चलने नहीं दिया। सूरज को रोशनी से अदावत ज़रूर है, सूरज को रोशनी से अदावत ज़रूर है, इसने किसी चिराग को जलने नहीं दिया, इसने किसी चिराग को जलने नहीं दिया। आखिरी शेर उनकी शिल्पकारी की नज़र है, गज़ल निगारी की नज़र है कि खुशबू कहाँ से आएगी लफ्ज़ों के बाग में, खुशबू कहाँ से आएगी लफ्ज़ों के बाग में, मौसम का कोई फूल गज़ल ने नहीं दिया, मौसम का कोई फूल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, शुक्रिया। लेकिन देखिए कार्यक्रम हमारा जो है समाप्त करना है मुझे, लेकिन देखिए फरमाइश है मंजर भोपाली साहब आपके लिए एक और आई है, और मुझे लगता है कि आप अगर वो सुनाएं तो और अच्छी बात होगी। वो है कि हम भी पिया तुम भी पियो जमुना का पानी। तरन्नुम में अगर आपके इसके कुछ चंद अशार हो जाए।
दर्शकों को बता दूं कि मंजर भोपाली ने गजल लिखी तो क्यों लिखी गई और इसके पीछे कितना बड़ा संदेश है। आपके माध्यम से भूमिका, संदेश और फिर मंजर भोपाली से ये पूरी, क्योंकि डॉक्टर बशीर बद्र का एक शेर है कि वो इत्मीनान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू जबान की खुशबू। तो ये बुजुर्गों का जो हमारा लहजा है, बुजुर्गों की जो तपस्या है, साधना है, गंगा जो है हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है कि अगर हमारा हिंदू भाई उसमें अपने को पवित्र करके पूजा करने जाता है तो मुसलमान उसी पानी से वजू करके नमाज पढ़ता है। यही तो गंगा जमुनी तहजीब की वो गंगा गंदी हुई और मंजर भोपाली साहब वहां पर एक मुशायरे में गए तो वहां वो साथ बिस्मिल्लाह खान अपने साथ लेके गए, गंगा सुबह के वक्त दर्शन करवाया तो उन्होंने कहा भाई मैं चाहता हूं कि गंगा साफ हो जाए लेकिन कहीं ना कहीं गंदी नजर आती है। तो मंजर भोपाली ने एक बड़ा तारीखी जुमला कहा और जिस पर आज पूरे देश को काम करने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा भाई सरकारों को यहाँ से हटा दीजिए और एक किनारे पर हमारे देश के हिंदू भाई खड़े हो जाए, दूसरे पे मुसलमान और दूसरे लोग खड़े हो जाए, गंगा एक दिन में साफ हो जाएगी। ये साफ नहीं हो रही है तो सरकारों के कुछ अपनी मामला, उनके बजट के मामले हैं। तब उन्होंने गंगा को अलामत बना करके कहा कि तुम भी पियो हम भी पिए, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। आइए सभी लोग निवेदन करते हैं मंजर भोपाली साहब। ये गीत है, डॉक्टर मेहताब आलम साहब ने भूमिका बांधी दी है, मैं सीधे सीधे गीत पेश करता हूँ। एक मुखड़ा एक बंद साहब जी। तुम भी पियो तुम भी पियो हम भी पिए, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। तुमने भी संवारी है हमने भी संवारी है, ये ज़मीं तुम्हारी है ये ज़मीं हमारी है। होलियों के रंगों सी, ईद की सेवइयों सी, मंदिरों के फूलों सी, सुबह की अजानों सी। इस ज़मीं पे लिखना है प्यार की कहानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे। बहुत शुक्रिया राघवन भाई। यहाँ पे दर्शक समझ रहे होंगे कि बशीर बद्र साहब की चर्चा करते करते हम लोग यहाँ पे कहाँ आ गए। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि राघवन ने पहलू को इसलिए छोड़ा कि डॉक्टर बशीर बद्र को आपको पढ़ना है तो हिंदुस्तान की जितनी भी चीज़ें हैं, तीज त्यौहार को पढ़ना है, हिंदुस्तान के पर्वत को पढ़ना है, नदियों को पढ़ना है, तो डॉक्टर बशीर बद्र को पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए इसका जिक्र किया गया ताकि इसके पहलू में हम डॉक्टर बशीर बद्र को उन पहलुओं से भी याद कर सके। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप लोगों का और इस कार्यक्रम को ही समाप्त कर रहे हैं। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं और इस शेर के साथ वो शेर शायद बशीर बद्र के ही, अगर मैं गलत नहीं हूं, हमारे सारे खास मेहमान अभी सुनेंगे यहाँ तो मुझे सुधारेंगे भी अगर मैं गलत नहीं हूं। तो वो शेर है कि कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी, जहां वादियों में नए फूल आए हमारी वही मुलाकात होगी और मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।